प्रिय संस्कृत से नमो नमः मित्रों। प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र यानी कि 21 जनवरी को निर्धारित की गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और कामना करती हूँ ईश्वर से कि आप सभी इस सीटेट की परीक्षा में सफल हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 2024 आपके लिए बेस्ट हो, आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो, ऐसी कामना के साथ मैं आज का जो प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ उसकी शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जो सीटेट सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा है, उन्हीं से संबंधित मैं प्रश्नों को लेकर आती हूँ। यानी संस्कृत के ही प्रश्न का प्रैक्टिस सेट मैं डेली लेकर आती हूँ। तो उसी श्रृंखला में एक गद्यांश और पद्यांश से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप पहले प्रश्नों का स्वरूप देख लीजिए। जो संस्कृत सेकंड लैंग्वेज होता है उसमें आपका गद्यांश, पद्यांश, उसके अलावा व्याकरण और पेडागोलॉजी, इस 4 तरीके से प्रश्न होते हैं। गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत जो संधि समास इत्यादि व्याकरण वाली चीज़ें आई रहती हैं वो कभी कभी उससे गद्यांश से उठाकर पूछ लिया जाता है और कभी कभी 2-4 नंबर का जो है आपका डायरेक्ट व्याकरण से प्रश्न बन जाते हैं। इस तरीके से 5 से 6 नंबर का आपका व्याकरण से प्रश्न बनता है। ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो गद्यांश पद्यांश के होते हैं। पेडागोलॉजी के भी प्रश्न 4 से 5 इतना ही रहता है। तो आप अगर मतलब CDP में भी अच्छे से पढ़े हैं शिक्षण, तो मतलब CDP में भी पेडागोलॉजी तो आप पढ़ ही लेते हो। अब चूँकि ये संस्कृत भाषा में रहेगा तो उसके हिसाब से, भाषा के हिसाब से आपको देना रहेगा कि भाषा ज्ञान के लिए क्या उचित है, तो उस हिसाब से लगाना रहेगा। तो वो अगर आपको CDP वाला पूरा पार्ट अच्छे से कंप्लीट है, मतलब अच्छा है, आपका उसमें पकड़ अच्छी है, तो पेडागोलॉजी भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। और आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाए हो, और हाँ एक चीज़ और, आपका जो स्पीड है वो बहुत मायने रखता है सीटेट की परीक्षा में। टाइम मैनेजमेंट का टोटल खेल है। बाकी अगर आप बैक ईयर के पेपर लगा लिए, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो आपको सीटेट की परीक्षा में 90 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता। उससे प्लस आप आ जाओगे यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो 90 नंबर तो कहीं गए ही नहीं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि कि जो प्रश्न होते हैं ना उसको स्वरूप बदल के दे दिया जाता है, बाकी टाइप वही रहता है, वही प्रश्न रहता है आपका। जैसे CDP हुआ, और हिंदी में भी आपका तय है कि गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है, और उसके बाद तो व्याकरण के 1-5-6 नंबर के प्रश्न रहते हैं, 1-2 नंबर के पेडागोलॉजी। उसके अलावा आपका जो है, जो संस्कृत सेकंड लैंग्वेज हुआ या इंग्लिश हुआ, इसमें भी गद्यांश पद्यांश प्रश्न बनते हैं और उसी से संबंधित प्रश्न कम से कम 15-16 से ऊपर प्रश्न उससे रहते हैं। व्याकरण के रहते हैं कुछ, और आपका पेडागोलॉजी के प्रश्न रहते हैं। तो इस तरीके से प्रश्नों का स्वरूप होता है। अब प्रश्नों को हल कैसे करना है, ये आपका मुद्दा है। तो प्रश्न को आप स्मार्टली, क्योंकि CDP जब आप पहले ही पेपर जब आपको मिलता है तो सबसे पहला पार्ट आपका CDP रहता है। CDP में आपको होता क्या है कि दो दो ऑप्शन आपको सही लगते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसको आप CDP आराम से पढ़िए, मतलब हड़बड़ी में न पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, टाइम लेके पढ़िए, टाइम लेके चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर से चारों ऑप्शन पढ़िए। उसके बाद जो आपको उचित लगता है उस पर टिक लगाइए। फिर आपका जो हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज का या संस्कृत या इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी संस्कृत या इंग्लिश चुने होंगे, उस पर आप जब काम करिए तो वहाँ पर जब आप प्रश्नों को हल करिए तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप जो गद्यांश पद्यांश से संबंधित प्रश्न है ना, पहले उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप उसके गद्यांश को पढ़िए। होगा क्या, इससे आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा कि आप जो है प्रश्न पढ़े रहेंगे, तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें उसे से संबंधित जब चीज़ें रिलेट होंगी तो आप समझ जाओगे, अच्छा यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है। फिर से आप प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न देखिए, अगर वो मैच कर रहा है, ऑप्शन में है, तो आप खटाक से टिक लगाते चलिए। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, है ना। और बाकी यही होता है कि लास्ट में फिर जब आपका सोशल स्टडीज़ और पर्यावरण फर्स्ट पेपर में आता है तो आप फिर जल्दी जल्दी करने लगते हो। उसमें आपका बहुत कभी कभी लॉस हो जाता है, जल्दबाजी के चक्कर में टाइम नहीं बचता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल है सीटेट में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत कुछ हो गई, ये सब शायद आप लोगों को भी पता हो। तो हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हमने जो प्रश्न लिए हैं और गद्यांश से संबंधित प्रश्न हैं, किस तरीके से गद्यांश पूछे जाते हैं और उस गद्यांश से कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग प्रश्नों को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसे हमको वहाँ पेपर में हल करना है वैसे ही हम लोग पहले आते हैं। चारों प्रश्नों को, जो भी जितने भी प्रश्न इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए, 5 प्रश्नों को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सागरः कः डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षितः कुत्र पाठयति, विश्वास की राहें
इत्येतस्य काव्यसंग्रह समीक्षकः। और उसके बाद अगला है स्थूलाक्षरेषु लिखित वाक्यस्य भावार्थम हिंदी भाषायां लिखतु। स्थूलाक्षरेषु लिखितस्य वाक्यस्य भावार्थः हिंदी भाषायां लिखतु। चलिए, अब ये आपके 4-5 प्रश्न हो गए हैं, 5 प्रश्न आपने पढ़ लिया। अब हम आते हैं गद्यांश पे। इसी तरीके से आपको प्रश्न भी आना है। अब देखिए, पहला कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित महोदय न केवलम उत्तर प्रदेशस्य अपितु अखिल भारतवर्षस्य लब्ध प्रतिष्ठ हिंदी भाषाविद कविश्चासीत्। डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जो थे, ये न केवल उत्तर भारत प्रदेश के अपितु बल्कि अखिल यानी संपूर्ण भारतस्य यानी भारत के लब्ध प्रतिष्ठ हिंदी भाषा प्रतिष्ठा को प्राप्त हिंदी भाषा के विद्वान कवि थे। तस्य कविता कामिनी दृष्ट्वा श्रुत्वा वा सर्वेषां हृदयाः रसिकाश्च परमानंद पारावारे निमग्नः भवन्ति। तस्य उनकी कविता और की कामिनी को देखकर और सुनकर सभी सहृदय और रसिक लोग परमानंद को प्राप्त होते थे। और उसके बाद अगली लाइन में क्या है कि तस्य अपूर्व वर्णानाम शक्ति विविध नव शब्दार्थानाम। तस्य अपूर्व वर्णन शक्ति, उनकी अपूर्व वर्णन शक्ति विविध नव शब्दार्थानाम विविध नए विभिन्न प्रकार के नए शब्दों और अर्थों से अनुपम प्रयोग से और प्रयोग को दृष्टवा देखकर जना लोग तम शब्द सागरः इति उपाधि अलंकुर्वन्ति। उनके जो नए शब्द हैं और शब्दों के जो अर्थ हैं उनके प्रयोग को देखकर लोग उनको शब्द सागर इस उपाधि से अलंकृत कर बुलाते थे, अलंकृत किए, इनको नाम दिया, उपाधि दी उनको। किसकी उपाधि दी? तो शब्द सागर की। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न अभी आगे पूछा भी गया था। चलिए पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ ही लेते हैं। तस्य अपूर्व वर्णन शक्ति विविध अच्छा ये देख लेते हैं फिर। तस्य देशो शब्द सागर इत्युपाधि अलंकृत। अब देखो, शब्द सागर उपाधि ये प्रश्न में पूछा गया, इसको हाईलाइट करिए। अब प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न पर आते हैं तो प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। अस्य परिच्छेद से शीर्षकम लिखत। यहाँ देखिए शब्द सागरः का, देखिए अभी शब्द सागर की उपाधि दिया गया था, तो शब्द सागर कौन है? तो आपके कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित। यहाँ से आपका एक प्रश्न निकल आया। देखिए एक उत्तर सॉल्व हो गया, यहाँ टिक करिए और फिर वापस आप जो है अपने किस पर आ जाइए। अब अस्य परिच्छेद से शीर्षकम लिखत है और ठीक। अभी विश्वास की रहे इत्यस्य काव्य संग्रह समीक्षका का और स्थूलाक्षरेषु लिखित वाक्यम भावार्थम की। अब सीधे फिर आप उस पर आ जाइए जो आप पढ़ रहे थे। ठीक। विश्वास की रहे इति नामना प्रकाशित तस्य काव्य संग्रह सहृदयस्य हृदयम आह्लादति। विश्वास की राह इति नामना प्रकाशित तस्य काव्य। अब ये देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न पर आइए। प्रश्न क्या पूछा गया है कि विश्वास की राह इत्यस्य काव्य संग्रह समीक्षका का, तो कौन है इसके काव्य संग्रह के समीक्षक? विश्वास की राह काव्य संग्रह के समीक्षक कौन है बताइए। विश्वास की राह आह्लादित्य अस्मिन् काव्ये मानव जीवनस्य अनौत्तम सर्वाधिक वर्णन विद्यते हास्य व्यंग पूरिता अनुपम काव्य शैली दृष्टवा महाकविनाम सोम ठाकुरेण शब्दों। महाकवि नाम इनकी देखिए यहाँ पे विश्वास की राह इन्होंने प्रकाशित किया जो हृदयों को आह्लादित किया। अस्मिन् काव्य, इस काव्य संग्रह में मानव जीवन के, इस काव्य संग्रह में क्या है देखिए, इस काव्य संग्रह में मानव जीवन से मानव जीवन की अन्वय व्यतिरेक मुखेन सर्वातिशयी वर्णनम विद्यते। मानव जीवन का व्यतिरेक जो अंतर्मुखी सर्वातिशयी वर्णन है यहाँ पर विद्यमान है। हास्य व्यंग परिपूरितः अस्य अनुपम काव्य शैली दृष्टवा। हास्य व्यंग से परिपूरित या हास्य व्यंग से, ये भी बन सकता है प्रश्न, हास्य व्यंग से युक्त जो ये अनुपम शैली काव्य शैली का इन्होंने प्रयोग किया है उसको देखकर महाकवि सोम ठाकुर शब्द का जादूगर इति उपाधि प्रदत्ता। महाकवि ठाकुर जो है उनको शब्द की उपाधि दी, शब्द का जादूगर इस प्रकार की उपाधि दी। किसने?
किसने उपाधि दी? तो जो आपके सोम ठाकुर हैं उन्होंने इनको शब्द का जादूगर इस तरीके की उपाधि दी। अब देखिए प्रश्न, आप फिर से उसी प्रश्न पर आ जाइए जो आपने अभी देखा था। क्या देखा था कि विश्वास क्रिया इति काव्य संग्रह समीक्षिका का, तो इनके काव्य संग्रह को किसने पढ़ा था और देखा था? समीक्षा का मतलब किसी चीज़ को समीक्षा करना, देखना, उसके गुण दोष इत्यादि को देखना अच्छे से। तो समीक्षा किसने की थी? किसने भाई पढ़ा था? किससे? सोम ठाकुर ने पढ़ा था। और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया था उसमें मतलब बताया था, उनको उपाधि दी थी, शब्द जादूगर की उपाधि दी थी। तो देखिए चौथा आपका सही हो गया, एक चौथा ऑप्शन हो गया आपका, टिक लग गया, और आपका दूसरा लग गया है ना। तो 2 प्रश्न आपकी यहीं सॉल्व हुए पढ़ते पढ़ते शब्द सागरा को। ये देखिए इसका तीसरा और इसका आपका पहला, 2 प्रश्न हो गए सॉल्व यहीं पढ़ते पढ़ते। अब फिर से आप वहीं पर आ जाइए। फिर से कहा कि क्या कि समीक्षिका सोम ठाकुर लिख, अच्छा कहाँ तक पढ़ा था हमने? हाँ, हास्य व्यंग परिपूर्ण शैली दृष्टवा महामनि सोम ठाकुरेण शब्दों का जादूगर इति उपाधि प्रवक्ता। फिर क्या कहा कि पृष्ठत्रयात्मिकां समीक्षायां सोम ठाकुरा लिखित ईदृशः आसु कवि स्वकाव्य प्रतिभाया न केवलं सहृदया नामांसि आह्लादति अपितु प्राध्यापक रूपेण छात्राणां बहुविधिम उपाय कार्यमपि करोति। इदं भारतवर्षस्य सौभाग्यम एव अस्ति। यह भारतवर्ष के लिए सौभाग्य है। उन्होंने कहा शब्द सागर की उपाधि किसने दी? सोम ठाकुर ने इनको दी। इनके शब्दों को देख करके पृष्ठ त्रय मात्रिका स्व समीक्षिका अपने समीक्षक सोम ठाकुर लिखित ईदृशा है, इस प्रकार के आंसू का भी स्व काव्य प्रतिभाया न केवलम सहृदयम नामांसी। उन्होंने मतलब सोम ठाकुर ने अपनी समीक्षा में लिखा कि इस प्रकार के कवि ईदृशा कवि, आंसू कवि, और मतलब आंसू कवि वो होता है जो तुरंत ही किसी चीज़ को देखकर कविता बना दे। स्व काव्य प्रतिभायाम न केवलम सहृदयम, उनकी काव्य की प्रतिभा को न केवल हृदय नाम हृदयों में और मनों को आह्लादित करता है, बल्कि प्राध्यापक रूपेण, जो प्राध्यापक थे, जो आपके आप बल्कि जो प्राध्यापक के रूप में छात्रों के, जो आपके डॉक्टर राधा कृष्णन थे, प्राध्यापक थे, प्राध्यापक रूप में छात्राणाम, छात्रों में बहुविध उपकारम अपि करोति, छात्रों के रूप में बहुविध उपकार करता है। इदम भारतवर्ष सौभाग्यम एव अस्ति, यह भारतवर्ष के लिए क्या है? सौभाग्य की बात है। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग। संप्रति डॉक्टर, संप्रति मतलब इस समय, डॉक्टर दीक्षित महोदय उत्तर प्रदेश से कोठीवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय एटा जनपदे वरिष्ठ प्राध्यापक रूपेण शिक्षण माध्यमेन सरस्वत्यु उपासनानां संलग्ना अस्ति। संप्रति इस समय डॉक्टर दीक्षित महोदय उत्तर प्रदेश में स्थित कोठीवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि एटा जनपद में है, के वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में वरिष्ठ प्राध्यापक के द्वारा शिक्षण के माध्यम से सरस्वती उपासना संलग्न अस्ति, सरस्वती की उपासना में संलग्न है। यद्यपि, हालांकि, फिर आगे हम लोग आएंगे। यद्यपि महाविद्यालये 5,000 छात्राः शताधिक अध्यापकाश्च सन्ति। यद्यपि महाविद्यालय में 5,000 मतलब 1,000 5,000 मतलब 1,000 होता है, 5,000 छात्र, शताधिक 100 से अधिक अध्यापक और 100 से अधिक अध्यापक हैं, परंतु लेकिन तेसाम मध्य, उनके मध्य में ये विलक्षण व्यक्तित्व अस्ति, इनका जो व्यक्तित्व है विलक्षण है। सह दीक्षित इति उपाधि, सह दीक्षित व दीक्षित इस उपाधि के द्वारा सुविख्यात हैं, सुप्रसिद्ध हैं। तस्य अलौकिकी ज्योतिष प्रतिभा दृष्टवा, उनकी अलौकिक ज्योतिषी प्रतिभा को देखकर तो जना लोग आश्चर्यचकिता संति, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर क्या कहा? ज्योतिष प्रतिभा दृष्टवा जना आश्चर्यचकित इत्थम
दीक्षित महाभागस्य वाह्यामि व्यक्तित्वः अस्माकं कृते अपि प्रेरणास्पदा भवत्। हमारे जो इस प्रकार के जो दीक्षित महोदय महानुभाव हैं, उनके वाह्यामी व्यक्तित्व हमारे लिए भी प्रेरणास्पद होगी हमारे लिए भी प्रेरणास्पद हो ऐसा कामना करते हैं। तो उपर्युक्त फिर प्रश्न दिया है, उपर्युक्त परिच्छेद अवलोक निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम। उपरलिखित परिच्छेद को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने पहला प्रश्न देखा, अस्य परिच्छेद शीर्षकम कहा, इस परिच्छेद का शीर्षक क्या है? तो आप बताइए, इसको पढ़ने के बाद इसका शीर्षक, इसी तरीके से प्रश्न बनता है, इस परिच्छेद का शीर्षक क्या है, बताइए। इस परिच्छेद का शीर्षक है डॉक्टर राधा कृष्णन। शीर्षक में राधा कृष्णन यानी राधा कृष्णन के ही बारे में बताया गया कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके व्यक्तित्व मतलब टोटल जो पैराग्राफ था वो राधा कृष्णन पे ही डिपेंड था। केंद्र बिंदु राधा कृष्णन थे और जो केंद्र बिंदु होता है वही शीर्षक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कितना फटाफट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपने हल ही कर लिया था, ठीक है, और 4 भी हल कर लिया था। आपका 3 बचा था कि डॉक्टर राधा कृष्णन कुत्त पाठ्यती कहाँ पढ़ाते थे। तो आपने देखा होगा कोठीवाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, यहाँ पे थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपने पढ़ा था कि विश्वास की राहें, इसके समीक्षक कौन थे। तो आपने देखा सोम ठाकुर ने जो है उसकी समीक्षा की थी और इनको उपाधि दी थी शब्दों का जादूगर, इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि स्थूलाक्षरेषु लिखितस्य वाक्यस्य भावार्थम हिंदी भाषायां लिखत। स्थूलाक्षरेषु, स्थूल अक्षर जो लिखा गया है और स्थूल अक्षर का जो लिखित है उस वाक्य का वाक्य से भावार्थ, उसका भावार्थ क्या है हिंदी भाषा में लिखिए। उनकी कविता अत्यंत उबाऊ स्वभाव वाली थी, या उनकी कविता अत्यंत मनोहारी थी, या उनकी कविता का शीर्षक परमानंद था, या उनकी कविता एक कामिनी नायिका है। ऑप्शन नंबर 5। तो देखिए उनकी कविता अत्यंत मनोहारी थी, स्थूलाक्षरेषु, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। देखिए अब सारे प्रश्न बहुत फटाफट हो गए। इसी तरीके से आप हल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी प्रश्न लिखे। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग यदि कुछ बच्चे हाई स्कूल तक ही पढ़े होंगे जिनका संस्कृत बहुत अच्छा नहीं होगा, तो पद्यांश में थोड़ी सी आपकी समस्या हो सकती है। लेकिन कुछ बहुचर्चित पद्यांश हैं जिनको, देखिए पद्यांश और अपठित गद्यांश, पद्यांश वही पूछे जाते हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो देखिए गद्यांश क्या है, हिंदी के तरीके से आप सीधे अर्थ निकाल लोगे, लेकिन पद्यांश में थोड़ी कठिनाई होती है, वो भी आप सेट वगैरह लगाती रहिए और थोड़ा सा उसका टूटा फूटा अर्थ भी निकालना आ जाएगा, तो आपका अच्छे से जो है नंबर बच जाएगा। तो चलिए अंत में हम यही कहेंगे कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छी भरपूर नींद लीजिए और बिना किसी टेंशन के आप पढ़ाई करिए। भगवान आपके ईश्वर आपके साथ है, आपको सफल करेगा। आप सभी को आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। नमः संस्कृत, नमः नमः।